हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में इकोनॉमी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है, ये आरबीआई के डिजिटल करेंसी से रिलेटेड पायलट प्रोजेक्ट चलाने की बात है, इसी से रिलेटेड है, तो इसके बेनिफिट देखेंगे हम। एंड जो सेकेंड है, इसमें जो बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें 100% एफडीआई कर दी है, तो इसी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। जो फर्स्ट वन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई जैसे काफ़ी दिनों से हम न्यूज़ में सुन ही रहे हैं, डिजिटल करेंसी कई सारी कंट्रीज़ ने कर दिया, अपना लॉन्च कर दिया डिजिटल करेंसी से रिलेटेड। क्योंकि प्राइवेट जो वर्चुअल करेंसीज हैं, बिटकॉइंस वगैरह, ये सब तो कई दिनों से फ्रॉड कर रही हैं, है ना। और कई सारी कंट्रीज़ ने भी जैसे कर दिया है, तो हम मतलब इस टाइम पे अगर स्टेप नहीं लेंगे तो हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे, है ना। तो आरबीआई ने भी इसमें पूरा, उनका भी रिसर्च चल ही रहा था कि क्या कुछ स्टेप लिया जाए। और इसके लिए जो फिनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने हाई लेवल की कमेटी भी बनाई थी, और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीडीसी, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से ऐसे करेंसी लॉन्च होगी। एंड उसमें उसके लिए फिर आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे और फिर ये सीबीडीसी लॉन्च किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड अभी आरबीआई ने पायलट बेसिस पे मतलब प्रोजेक्ट चलाया है, मतलब चेक करने के लिए, देखने के लिए कैसे क्या कुछ होगा उसका। तो यही है, और इसके बेनिफिट देखते हैं क्या क्या बेनिफिट होंगे इस डिजिटल करेंसी के। तो फर्स्ट वन है, बेनिफिट ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी दे सकती है क्वेश्चन में कि 4-5 बेनिफिट दे दिए, तो उसमें से हमें देखना है कि कौन सा बेनिफिट है और कौन सा नहीं है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है कि बेनिफिट यही होगा कि कॉस्ट ऑफ जो करेंसी मैनेजमेंट की कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, है ना। डिजिटल करेंसी होगी तो उसमें कॉस्ट ऑफ मतलब ये जो कॉस्ट होगी करेंसी मैनेजमेंट, ये कम हो जाएगी। सेकंड सेकंड जैसे कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, स्टोरिंग पेपर करेंसी है, ये जो कॉस्ट होती है पूरी की पूरी, ये सब कम हो जाएंगी। थर्ड है अपना पॉइंट कि जो रियल टाइम पेमेंट होंगी इसमें, है ना, दैट एनेबल रियल टाइम पेमेंट्स एंड विदाउट एनी इंटर बैंक सेटलमेंट। जैसे इंटर बैंक सेटलमेंट होती हैं, एक दूसरे बैंक का जैसे भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं एक दूसरे बैंक के साथ करते हैं, है ना, तो उसमें इंटर बैंक सेटलमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो कॉस्ट होती है अपनी, ये भी चली जाएगी, मतलब ये भी खत्म हो जाएगी एकदम, क्योंकि इंटर बैंक सेटलमेंट होगा ही नहीं। और इससे हमारी जो ट्रांजेक्शन होगी वो भी फास्ट होगी और रियल टाइम में होगी, है ना, उसकी वो भी स्पीड अप होगी ट्रांजेक्शन। फोर्थ है, जैसे फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन होगा, है ना, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी होगा वो भी स्पीड अप होगा इससे। जैसे कंट्रीज हैं, कंट्रीज ने जिस कंट्रीज ने सीबीडीसी को अडोप्ट किया हुआ है, तो उनके बिटवीन अगर ट्रांजेक्शन होगी वो भी स्पीड अप होगी। एंड इससे क्या होगा, ये रियल टाइम में होगी, ग्लोबल सिस्टम रियल टाइम होगा, चीपर होगा, फास्टर होगा। और जो दूसरे रिस्क होते हैं, जैसे डॉलर रूपी का जो ट्रांजेक्शन रिस्क होता है, वो सब भी इसमें कम हो जाएगा। और जो टाइम जोन का डिफरेंस होता है ना, तो वो भी कम हो, मतलब कि वो एक तरह से डिसअपियर ही हो जाएगा पूरा का पूरा, ये जो वर्चुअली होगी इससे। तो ये जो रिस्क है, डॉलर रूपी वाला रिस्क है या टाइम जोन वाला डिफरेंस का रिस्क है, ये सब कम हो जाएंगे, ये एक तरह से खत्म हो जाएंगे। दूसरा चीपर होगा, फास्टर होगा, है ना। पूरा सिस्टम ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम देखें, जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये जो फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन होगा, ग्लोबल ट्रांजेक्शन होगा, उन सब में भी इससे हेल्प मिलेगी। सिक्स्थ है अपना कि अगर मान लो कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं, है ना, अगर उनको रिकॉग्निशन मिल गया, वो अपना अच्छा से काम कर गई पहले, जैसे कि नेशनल करेंसी आई नहीं है उससे पहले प्राइवेट जो वर्चुअल करेंसीज हैं उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया, तो उन्हें तो अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिल जाएगा, और वो एक तरह से थ्रेट होगा नेशनल करेंसीज के लिए। तो मतलब अभी ये राइट टाइम है कि जो हमारा बैंक है, आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करे, उस पर वर्क करे। एंड इसी से रिलेटेड यही कि हमने जो कमेटी बनाई थी और उसकी रिकमेंडेशन भी यही थी कि आरबीआई एक्ट में जो भी है उसमें चेंजेस किए जाए और ये इंट्रोडक्शन किया जाए, सीबीडीसी का इंट्रोडक्शन किया जाए। तो ये सीबीडीसी अभी मतलब पायलट प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद इसको लॉन्च किया जाएगा लेटर। तो ये जो बेनिफिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है ये। सेकेंड है अपनी, जो कैबिनेट है उसने अभी अप्रूव किया है एफडीआई लिमिट टू 100% इन बीपीसीएल। जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको मतलब डाइवेस्टमेंट प्लान जो गवर्नमेंट का है, डिस इन्वेस्टमेंट जो प्लान होता है, तो उसमें अब की बार इसको भी मतलब कवर किया है कि बीपीसीएल को भी मतलब इसका कुछ शेयर है ना बेचे जाएंगे बीपीसीएल के। तो इसमें क्या था, पहले एफडीआई की जो लिमिट है ऑयल रिफाइनरीज में, वो 49% है। अगर उसमें 49% है, तो जो फॉरेन एंटिटी अगर अप्लाई करेंगी तो हम उनको बेच नहीं पाएंगे, जो फॉरेन प्लेयर होंगे, है ना, वो जो बिडिंग करेंगे, तो हम उनको 49% है तो उनको हम बेच नहीं पाएंगे इसमें। और मतलब 49 है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको 100% कर दिया, क्योंकि अगर इसकी बिडिंग होगी, अगर और हमने कर दिया 100% एफडीआई, तो जो फॉरेन प्लेयर हैं वो भी मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपना मतलब सेल कर पाएंगे, मतलब वो खरीद पाएंगे, सेल नहीं खरीद पाएंगे।
तो इसलिए जो FDI इसमें 100% करती है BPCL में, तो अप्रूवल दे दिया। यही 2 न्यूज़ थी आज। एंड रिपोर्ट्स देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हमने 1-2 दिन पहले मतलब डिस्कस की थी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक को डिस्कस किया था, उसमें हमने रिपोर्ट्स भी डिस्कस की थी, तो उन्हीं को दोबारा से रिवाइज करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी रिपोर्ट्स कौन सी हैं। एक तो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है, सेकेंड है एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट है ना, एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट है एंड एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। किसका है दोनों रिपोर्ट्स? एशियन डेवलपमेंट बैंक की हैं दोनों रिपोर्ट्स। एंड आज 2 ही न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।